हेलो स्टूडेंट, एसएस की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएस का चैप्टर नंबर 3, भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिल्प और स्थापत्य की विविधताओं भारत के इतिहास को नई पहचान दी। भारत का प्राचीन सिंधुकालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था। बड़े गौरव के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता है। मतलब आज हम भारत की सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि बड़े बड़े महल, उनकी जो कारीगरी है, जैसे उनको तराश कर, पत्थरों को तराश कर जो विभिन्न आकृतियां बनाई गई है, जो देखते बनती है, जो शिल्प कला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अलग अलग भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से हैं, वो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला है शिल्प। अब शिल्प किसे कहते हैं? शिल्पी अपने कौशल और कारीगरी से छेनी हथौड़ी द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराश कर जो रूप देता है, यही कला शिल्प कला कहलाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो वाइट पत्थर को तराश कर, मतलब उनके ऊपर कैसी आकृतियां बनाई जाती है, या फिर किसी लकड़ी पर आकृतियां बनाई जाती है, तो या फिर किसी धातु पर, जैसे लोहे पे, किसी पे भी, तो ये सब आकृतियां शिल्प कहलाती है। यानी कि जो हथौड़ा और छेनी, उसके द्वारा जो बनाई जाती है विभिन्न प्रकार की, जो हमारे मन के अंदर भाव, जैसे बैल बूटे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, या फिर आप विभिन्न नर और नारी के विविध चित्र उनके ऊपर तराशना, ये सब कहलाते हैं शिल्प। अब आता है स्थापत्य किसे कहते हैं। शिल्प तो आपने समझ लिया। अब स्थापत्य का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के, जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ये मंदिर है, ये धर्मशाला है, ये कुएं है, ये बावड़ी है। जैसे पहले राजा महाराजा लोग अपने पीछे कुछ छोड़ के जाते थे। जैसे हम आज भी देखते हैं कि अशोक के वो शिलालेख मिले हैं, तो उन सबको हम स्थापत्य कला के अंदर देखते हैं। स्थापत्य का सरल अर्थ निर्माण कार्य होता है, यानी कि कुछ भी निर्माण कराना। जैसे कि संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द प्रयोग किया गया। वास्तु का मतलब होता है कि कुछ भी निर्माण करना, अच्छे से बनाना। जैसे हम भी लोग बोलते थे हमारा घर बनाते, तब कि हम वास्तु के हिसाब से हमारा घर बनाएंगे, यानी कि हम कहाँ क्या बनाना चाहता है, तो वो सब किसके अंदर आता है? वास्तु, जो अत्यंत प्रचलित है इस अर्थ में। जैसे मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि के निर्माण कार्य को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में स्थपति का कौशल प्रयोजित होता है, यानी कि जो बनाने वाला होता है उसका जो कौशल है वो दिखता है। कौशल मतलब उसकी कारीगरी दिखती है, उसका काम दिखता है। प्राचीन भारत का नगर योजना। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे पहले के टाइम में जो नगर होते हैं, शहर होते, सिटीज होते थे, उनकी जो वो किस तरीके से होते, जैसे आज के हमारे शहर कैसे और पहले के कैसे है। क्योंकि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता 9th क्लास में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आप लोगों ने पढ़े थे। तो उसमें देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिला था, वहाँ नगर योजना, नगर मिले, मतलब नगर के प्रमाण मिले थे, यानी कि यहाँ एक विकसित नगर था। तो वहाँ जैसे कैसे उन स्नान घर थे, कैसे अन्न घर थे, गलियाँ थी, उनके बारे में तो हम प्राचीन पहले के उनके बारे में हम जानेंगे। प्राचीन युग से भारत नए आयोजन में निपुण रहा, यानी कि पहले से भारत जो नगर है, सिटी है, उनको नए नए तरीके से उनका जो आयोजन होता वो निपुण, यानी कि अच्छा रहा है। पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले। इन महानगरों के मुख्य 3 विभाग हैं। पहला होता है प्रशासनिक अधिकारी का किला, मतलब कोई भी नगर 3 भागों में बटा होता है। तो पहला भाग होता है प्रशासनिक अधिकारी किला, यानी कि जो गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनके किले। फिर आता है अन्य अधिकारियों के निवास कला ऊपरी नगर, और फिर आता है कि जो नीचे के जो लोग होते हैं, अन्य लोग, वो बीच के अंदर आते हैं। जैसे कि राजा महाराजा प्रशासनिक अधिकारी, उनके जो सेनापति होते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में यही होता था। और अब हम जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे, फिर उनके नीचे के लोग जो बीच वाले, वो बीच में, और फिर जो सबसे लास्ट में होता है वो सामान्य जन, जैसे कि हम सब लोग। इस तरीके से ये 3 भागों में बटा होता था नगर। प्रशासनिक अधिकारियों का किला जो ऊंचाई पर बनाया जाता, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका किला
पहाड़ी मतलब ऊंची वाली जगह पे होता है। फिर ऊपरी नगर भी रक्षणात्मक दीवारों से सुरक्षित होता था। ये 2 से 5 कमरे वाले मकान होते हैं, यानी कि इनके मकान भी बड़े बड़े होते हैं, जिसमें 2 कमरे से ज़्यादा 5 कमरे भी होते थे। और ये मतलब इनके पूरा नगर के चारों ओर रक्षा के लिए दीवार भी बनाई जाती थी। फिर दूसरा है, निचले नगर के मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए थे, यानी कि जो तीसरे लास्ट वाले जो सामान्य नगरजनों के जो आवास स्थान है, जो रहने के स्थान है, वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों और हाथ से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए थे, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगर महत्वपूर्ण है। पहला है मोहनजोदड़ो। ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। किसके मार्गदर्शन में? सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में। और ये खुदाई इसमें यहाँ अपने भारत के कौन थे? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहिनी। ये दोनों पुरातत्व ने सिंध पाकिस्तान के लारखाना जिले में मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ होता है? मुर्दों का टीला, यानी कि मरे हुए का टीला। फिर अब उसकी देखो, इस तरीके से मोहनजोदड़ो की नगर योजना थी। देखो आपको दिख रहा है किस तरीके से, देखो सुरक्षात्मक रूप में दीवारें हैं, किस तरीके से नालियां निकाली गई है। ये सब अवशेष हमको सिंध पाकिस्तान के लरखाना में ऐसा हमें मिला है। अब आती है इसकी नगर रचना, यानी कि नगर कैसे बनाएंगे। मोहनजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। श्रीमंतों के मकान 2 मंजिले और 5 या 7 कमरे वाले, यानी कि बड़े लोगों के मकान, सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिल और 2 या 3 कमरे वाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई, यानी कि पूरे नगर के चारों ओर बड़ी सी रक्षात्मक के लिए पूरी दीवार बनाई गई थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे। मतलब जैसे अपने कैसा होता है कि यहाँ से बाहर जाना है, आपने अपने भी देखे होंगे ना, जैसे हम गलियों में खुलते थे, तो उनके मुख्य द्वार भी ऐसे गलियों में खुलते थे। हम लोगों हमारी जो नगर योजना है वो भी मोहनजोदड़ो के अनुरूपी है। यहाँ सभी मकान में कोठार, यानी कि कुछ रखने के लिए जो होती कुछ जैसे धन क्या बोलते हैं, गेहूं वगैरह रखने के लिए जो कोठार होता है वो होता है। फिर रसोई घर होता है, स्नान घर होता है, यानी कि नहाने के लिए। ये सब अवशेष भी मिले। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की व्यवस्था थी। अब दूसरा है रास्ते। इस नगर रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यह अधिकांश 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। मतलब रास्तों की चौड़ाई कितनी थी? 9.75। चौड़े बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे, यानी कि जो सभी रास्ते थे वो 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कि यहाँ ये सड़क यहाँ से गई तो दूसरी सड़क वहां से आई और एक दूसरे से किस कोण पे मिलेंगे? समकोण पे। एक साथ कई वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते थे। रास्तों में के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंबे होने का भी अनुमान है, यानी कि रात में गाड़ी आसानी से चल सके इसके लिए खंबे भी थे। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। मतलब जैसे अभी आधुनिक समय की सड़कों में जैसे मोड़ आते हैं, वहां से मोड़ नहीं थे। ये प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। 2 मुख्य राजमार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण की और दूसरा पूर्व से पश्चिमी की तरह। दोनों मार्ग मध्य में समकोण होते थे, यानी कि स्टेट हाईवे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से वापस समकोण पे मिलते थे। तीसरी योजना है गटर योजना, यानी कि पानी की निकासी की योजना। इस नगर रचना की विशिष्टता गटर योजना है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को
नहीं मिलती थी। मतलब ऐसी योजना पहले भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप है वहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसी योजना हमें मिली। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्ता कुआं होता था। मतलब कि आप जैसे बता सकते कि जैसे पानी अंदर स्टोर करने के लिए कैसे बने होते, वैसे के वैसे ही गटर योजना बनाई जाती है। नीचे यानी कि गटर का पानी डाल, जैसे अभी हम बनाते हैं गटर, वैसे ही इसको सोख्ता कुआं बोलते हैं। ऐसी सुव्यवस्था गटर योजना से लगता है कि उस समय सुगराई यानी कि जो हमारी आज की नगर पालिका है उसको उस समय हम सुगराई बोलते थे, जैसा कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अतः हम कह सकते कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में भी वे ऊंची सोच रखते थे, यानी कि वे बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहने वाले लोग थे और सफाई प्रेमी लोग भी थे। अभी ये सार्वजनिक स्नानघर यानी कि सबके लिए, ऐसा नहीं कि हमारे घर में जैसे पर्टिकुलर स्नानघर है, वैसे सबके लिए सार्वजनिक मतलब सब लोगों के लिए बड़ा सा स्नानघर। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर मिला है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा धोबी घाट बोलते हैं ना, धोबी घाट, तो वहाँ पे बहुत सारे से कुंड बनी होती। उसी तरीके से स्नानघर भी मोहनजोदड़ो में जो मिला वो सेम ऐसा ही था। विशाल स्नानघर भी मिला है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। वस्त्र बदलने के लिए भी कमरे थे। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानघर का उपयोग करते रहे होंगे। अब सार्वजनिक मकान, मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले। ऐसा लगता है कि इसका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता है। मतलब 2 बड़े बड़े सार्वजनिक मकान भी मिले। सार्वजनिक का मतलब कि जैसे धर्मशाला बोल सकते एक तरीके से। तो इनका उपयोग शायद कोई भी राजकार्य के लिए या कोई मनोरंजन के लिए ऐसा इसका उपयोग होता होगा। ये मकानों की एक पंक्ति भी मिली है जो शायद सैनिकों की बैरक है होगी। मतलब एक जैसे बहुत सारे मकानों की एक पूरी लाइन मिली है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे मकान किसके होंगे, सैनिकों के रहने के लिए मकान हो गए। तो पहली सभ्यता कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। उसमें हमने क्या क्या देखा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। पहला पॉइंट कि उनकी नगर रचना कैसी थी। पहला पॉइंट क्या था, नगर रचना। दूसरे पॉइंट क्या था, वहाँ के रास्ते। तीसरा पॉइंट गटर योजना यानी कि पानी की निकासी की योजना। फिर चौथा पॉइंट सार्वजनिक स्नानघर और 5वां सार्वजनिक मकान। तो मोहनजोदड़ो में कुल कितनी रचनाएं हमें मिली, 5। अब आता है हड़प्पा। ये भी मोहनजोदड़ो के साथ ही दयाराम साहनी ने खुदाई की, तो ये हड़प्पा सभ्यता भी हमें वहीं से मिली थी। सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के नेतृत्व में वो 1922 में हुई और ये कब किया गया, 1921 में। दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। वो कहाँ था, सिंध प्रांत के जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ लरकाना में हमें मिली थी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। और सन कौन सा था, 1922। और ये हड़प्पा सभ्यता हमें पंजाब के मोंटेगोमरी में मिली। और इसके जो किसने नेतृत्व किया था, दयाराम साहनी ने। हिमालय क्षेत्र में जैसे इसके अलावा हड़प्पा के अलावा देखो कौन कौन से और है। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलीवीरा और सौराष्ट्र में लींबड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनगरगढ़, रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब जैसे हड़प्पा में मिले वैसे वैसे यहाँ इन सब जगह पे भी कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश कहते हैं, यानी कि ये पंजाब के बारे में कहा गया है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। तो 7 नदियों का जो संगम स्थल है जहाँ पे ये संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, इसी जगह से पाषाण पत्थर और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि मिली। इसलिए उस सभ्यता को हम ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि जो वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां से हमें तांबे और पाषाण यानी कि पत्थर की बहुत सारे औजार, चीजें, वस्तुएं मिली। इसलिए उस सभ्यता को